हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। अगर सबसे बड़े ठग का नाम लो तो वो किताब जाता है नटवरलाल को, यानी मिथिलेश कुमार को। नटवरलाल के बारे में आपको पता होगा कि लाल किला हो, राष्ट्रपति भवन हो या ताजमहल हो, पटना रेलवे जंक्शन हो, ये सारी चीजें उन्होंने बेच दी थी। सारी चीजें उनके नाम पर बिकी। उन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। नटवरलाल पुलिस हिरासत से भी भाग चुके हैं। तो हिंदुस्तान के नटवरलाल तो मिथिलेश कुमार है, लेकिन दुनिया का नटवरलाल कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा ठग कॉनमैन कौन कौन हो सकता है? तो एक नाम सामने आया। ये दुनिया भर की 5 जुबान जानता था और इसका कोई एक नाम नहीं है, कुल 47 नाम है, 47 नेम्स। ये नाम उसको अलग अलग एजेंसियों ने, अलग अलग लोगों ने दिए हैं। चार्ल्स ग्रोमर, एल्बर्ट फिलिप्स, रॉबर्ट चार्ल्स बेगनर, विक्टर लेस्टिन, ये सारे नाम हैं। लेकिन कोई भी दावे से ये नहीं कह सकता कि इन 47 में से उसका असली नाम क्या है, या फिर वो असली नाम इन 47 नामों के लिस्ट में है ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि ऑस्ट्रिया हंगरी में एक जगह है होस्टाइन करके, वहाँ 1890 में पैदा हुआ। लेकिन जहाँ पर ये पैदा हुआ उसके बारे में भी कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं है कि ये वहीं पर पैदा हुआ था। जिस शख्स के असली नाम तक को लेकर भ्रम हो आज तक, जिस शख्स की पूरी फैमिली, उसकी कुंडली वही नहीं पता हो और उसने जानबूझकर ऐसा किया, तो फिर ऐसे शख्स के बारे में सुनना तो बनता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI, अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, जिसको सबसे ज्यादा तंग किया इस शख्स ने, उसने इसका नाम रखा है विक्टर उस्तिन। तो विक्टर बचपन से ही बड़ा तेज दिमाग था। 5 लैंग्वेजेस इसने जुबानी सीखी और इसे लगा कि दुनिया में पैसे कमाने के लिए कुछ अलग करना चाहिए। और ये लोगों से उसे बातें करना बहुत पसंद था बचपन से। बातों के चक्कर में ये लोगों के मन में या फिर लोगों के बारे में सब कुछ जान लेता था। ये आदमी किस टाइप का है, उसके शौक क्या है, ये क्या सोचता है, और ये उसके बड़े काम आता था, उसके पेशे के। खासतौर पर इकोनॉमिक की बड़ी बातें करता था ये। इसने जिस तरीके से आगे जाके अपने कारनामों को अंजाम दिया, उसकी शुरुआत एक चीज से की। सबसे पहले इसने नोट छापने की मशीन के इजाद करने का दावा किया कि उसके पास ऐसी मशीन है जिससे करेंसी छपती है, और ये उसने अफवाह फैलाई। और उसमें ये था कि उसने उसको मनी बॉक्स के टाइप का नाम दिया था। वो एक टीन का डब्बा था, उसके अंदर वो कुछ केमिकल या फिर ऐसी चीजें करता, लोगों को दिखाता और कहता कि इसमें आप $100 का ओरिजिनल करेंसी डालिए और थोड़ी देर के बाद आपको डबल निकलेगा उसमें से। और डबल निकलता भी था। पर ये बताता कि इस मशीन की खासियत ये है कि इसमें फटाफट नोट नहीं निकलते। एक नोट छापने में इस मशीन में कम से कम 6 घंटे लगते हैं। अब इसके काम करने का तरीका क्या था? ये पानी के जहाज पर सफर करता, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बड़े बड़े शिप पर ये बैठता और वहां ये अपने आप को अमीरों में शुमार करता, बताता कि ये बड़ा अमीर है, और फिर उनसे बातें करता इकोनॉमी के बारे में, बिजनेस के बारे में। और फिर जब उसको मौका मिलता तब वो उनको बताता कि उसके पास एक नोट छापने वाली मशीन है, और बाकायदा वो उनको डेमो भी देता। कहता कि आप इसमें $100 डालिए, ये डबल होके निकलेगा। और सच में उस मशीन से थोड़ी देर के बाद $100 का एक और नोट बाहर निकलता। तो ये इसको दिखाता और बताता कि इसका एक टाइम जोन है, ये नहीं कि आप इसमें फटाफट डाले और इसमें से तुरंत नोट्स निकलना चालू हो जाए। अब इसके काम करने का तरीका ये था कि वो पहले से उस बॉक्स में ओरिजिनल नोट्स रख देता था, और उसके बाद सामने वाले से कहता कि आप पेपर दीजिए, और ये उसी $1 के साइज का पेपर ब्लैंक वो उनके सामने डाल, और थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटा ये वेट करा था, और फिर ओरिजिनल $1 जो है वो निकाल कर उनके सामने दिखाता, जो पहले से ही उस बॉक्स के अंदर मौजूद रहता था। लोगों की आंखों के सामने उसका नोट डबल हो जाता, लेकिन लोगों को शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और इसके बाद इसको पता होता तो वो पूरा कैलकुलेट करके चलता था। ये जो डेस्टिनेशन है, जबकि समंदर में पानी के जरिए जब सफर हुआ करता था तो 10-10, 15-15 दिन आप लगातार ट्रेवल कर रहे थे, तो इसे पता चलता था कि जबकि किनारा आने वाला है, उतरने वाले हैं, तो उससे पहले ही अपना खेल शुरू कर देता। वो कहता कि ये मामूली टीन का डब्बा है, पैसे छापने की मशीन है, उसके पास और भी है, तो आप लोग बोली लगा लो। तो लोग बोली लगाते, लेकिन वो जब तक वो उतरने वाला नहीं रहता तब तक ये मशीन बेचता नहीं, क्योंकि उसको पता था कि जहाज में उसका भेद खुल सकता है। तो अब जहाज रुकने वाला है तो वो उस टाइम पे उसको बेच देता था। तो उसने उस टीन के डब्बे को $10,000 से लेकर $30,000 तक बेचा। $30,000 यानी करीब 2 करोड़ उस वक्त। तो इसने ऐसे ही एक बेकार का टीन का डब्बा जिसकी कीमत $1 भी नहीं होगी, उसको उसने $30,000 में बेच दिया। और इसी तरीके से ये लोगों को बेवकूफ बनाता। थोड़ा वक्त बीता। एक बार ऐसे ही ये ट्रैवल करते करते पेरिस पहुंचा, फ्रांस की राजधानी। पेरिस में ये एक मामूली सी जगह पर ठहरा हुआ था। 1925 की बात है ये। यूरोप से ट्रैवल करते करते ये पेरिस पहुंचा था। एक दिन अपने ही उस होटल में जहाँ पर वो ठहरा हुआ था, एक दिन बैठा हुआ था, और अचानक उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर लगा। तो वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, लोकल्स के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। उसने पेपर में एक स्टोरी पढ़ी। तो स्टोरी ये थी कि आईफिल टावर जो है उसके ऊपर जंग लगने लगा है। कहा जा रहा था कि आईफिल टावर जो है उसकी इंजीनियरिंग सही से हुई नहीं है,
वो गिर सकता है और उसके मेंटेनेंस पर काफी खर्चा हो रहा है। तो पूरा डेटाबेस दिया था उस रिपोर्ट में, उस न्यूज़पेपर में, और उसकी मरम्मत पे, मेंटेनेंस पे काफी खर्चा हो रहा था और ये लोगों के टैक्स का पैसा था। और क्योंकि ये लोगों के टैक्स का पैसा था तो लोग भी ये कह रहे थे कि हमारा पैसा जो है वो बेकार सी लोहे की चीज पर क्यों खर्च हो। तो उसमें एक सर्वे भी किया था रिपोर्ट में, तो उसमें ज्यादातर लोग पेरिस के ये चाहते थे कि आईफिल टावर को गिराया जाए और उसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक चीज है। जब विक्टर ने यह खबर न्यूज़पेपर में पढ़ी तो उसी टाइम उसके दिमाग में एक आइडिया आया और यही से उसको एक ठग का किताब मिला। उसने आईफिल टावर बेचने का एक प्लान बनाया और उस प्लान के लिए उसने सबसे पहले अपना होटल चेंज किया और उस वक्त पेरिस का जो सबसे महंगा होटल था उस होटल में उसने एक कमरा बुक किया। कमरा बुक कराने के बाद इसने एक महंगी गाड़ी ली और उसके बाद उसने ये पता करने की कोशिश की कि पेरिस में सबसे बड़े अमीर जो कि कबाड़ की चीजें खरीदते हैं ये लोग कौन है। तो उसने अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स के जरिए ये पता करना शुरू कर दिया। फिर उसने ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई। फिर लिस्ट बनाने के बाद ये जो होटल था जिसमें यह ठहरा हुआ था उन सभी लोगों को इसने एक इनविटेशन भेजा और कहा कि फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसका एक मिनिस्टर आप लोगों के साथ में एक मीटिंग करना चाहता है। अब स्क्रैप डीलर बड़े खुश हो जाते हैं कि सरकार की तरफ से एक इन्विटेशन आया है। सारे लोग बताई हुई जगह पर तय तारीख पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद विक्टर अपने आप को उनके सामने पेश करता है। वो बताता है कि वो टेलीग्राम एंड पोस्ट डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर है और फिर उनके सामने वो कहानी रखता है। कहता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो लोगों की राय से एग्री करती है। हमारे लिए जो है आईफिल टावर जो है वो बड़ा खर्चीला हो रहा है, इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है और ये गिर भी सकता है, इंजीनियरिंग भी इसकी कुछ ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि आईफिल टावर को हम गिराएंगे और उसको गिराने के बाद अराउंड 7000 टन लोहा लगा है आईफिल टावर के अंदर, 7000 टन। तो बोला कि उसके लिए बोली लगानी है और बोला कि आप में से सबसे ज्यादा जो बड़ी बोली लगाएगा उसको ये आईफिल टावर का 7000 टन पूरा लोहा जो है वो दिया जाएगा। अब ये अनाउंस करने के बाद विक्टर की सबसे ज्यादा नजर ये थी कि इन सब में से सबसे ज्यादा सीरियस और सबसे ज्यादा इजी टारगेट कौन है। तो वो लोगों के साथ बात भी कर रहा था, लोगों की बात भी सुन रहा था और फिर वो उनके ऊपर नजर भी रख रहा था। इत्तेफाक से उसने थोड़ी देर के बाद देखा एक एंड्री पॉइजन नाम का शख्स था और जब हर एक ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो पता चला था कि ये एंड्री पॉइजन नाम का शख्स जो है वो हाल ही में पेरिस में आया था। पहले वो फ्रांस के किसी और पार्ट में रहता था। विक्टर को लगा कि ये बेहतर टारगेट है उसके लिए। एक तो ये पेरिस में नया है तो उसको यहाँ की गवर्नमेंट, इसके लोकल कॉन्टेक्ट्स नहीं हो। फिर उसने उससे बातचीत शुरू की। इसके बाद उसने एक लेमोजिन किराए पे ली और अलग अलग टाइम पर इसने कहा कि हम लोग चलो आपको आईफिल टावर का दौरा करा के लाते हैं। तो कैसे आईफिल टावर को गिराना है और कैसे इसका स्क्रैप कलेक्ट करना है। तो सारे जो स्क्रैप डीलर्स थे उनको इसने शॉर्टलिस्ट किया और बाकायदा एक एक करके वो वहां तक लेकर गया। आईफिल टावर के चक्कर कटवाए, दिखाया कि सरकार के जो पूरे आइडियाज है वो बताए और फिर होटल में लाया। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी बिट थी वो लगा कर चले गए। अब बचता ये पॉइजन जो बाहर से आया, इसको विक्टर ने रोक लिया। फिर उसने कहा कि इस बिट को हमारे नाम करने के लिए आप हमारी कुछ हेल्प कीजिए। तो विक्टर ने कहा कि देखिए मैं सरकार में मिनिस्टर जरूर हूँ लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है, तो अगर आप हमारी कुछ जेब भर दे तो हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। तो उस एंड्री ने उसको करीब $20,000 जो है वो रिश्वत में दिए। ठीक है, ये हमारी मदद करेगा और प्लस $50,000 उसने ये कहा कि आप मुझे बताओगे कि मिनिमम और मैक्सिमम बिड कितने की आएगी। तो $70,000 पॉइजन ने विक्टर को रिश्वत में दी इस आईफिल टावर के कबाड़ को खरीदने के लिए। 70,000 मिलने के करीब 5 घंटे के भीतर विक्टर अपना होटल खाली कर ऑस्ट्रिया भाग जाता है। वहां जाने के बाद अब वो अगले दिन के अखबार का इंतजार कर रहा होता है कि फ्रांस और पेरिस की कुछ खबर आए, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट के लिए उसने एक ठगा है। आईफिल टावर को गिराकर उसके कबाड़ को बेचने के लिए उसने ऑलरेडी 70,000 लिया है डॉलर। तो उसे बड़ी उम्मीद थी कि पेरिस के ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर उसकी खबर छपेगी, लेकिन उसको हैरत हुई कि अगले 2-3-4 दिन तक किसी भी न्यूज़पेपर में या फिर किधर भी उसकी कुछ भी खबर नहीं छपी। तो उसने सोचा कि शायद पॉइजन नहीं चाहता होगा कि वो बदनाम हो, बेइज्जत हो, लोग उस पर हंसे। कि आईफिल टावर जैसी चीजों के लिए भी उसने रिश्वत दी कि उसे अपने बेवकूफी और लूटने का एहसास हो गया। और ये सच भी था कि पॉइजन ने बाद में बताया कि उसने शर्म के मारे उसकी रिपोर्ट नहीं की और यही वजह थी कि कभी भी दुनिया को पता नहीं चला और ये खबर अखबार में भी नहीं आई। तो जब 3-4 दिन के बाद यकीन हो गया कि ये खबर नहीं आएगी, विक्टर ने फिर हौसला दिखाया। वो वापस पेरिस जाता। वो कहता है कि एक बार आईफिल टावर बेच दिया है और एक बार ट्राई करता है। तो ये दोबारा पेरिस पहुंचता है और दोबारा फिर नए होटल में रहकर फिर नए क्लाइंट्स ढूंढता है, फिर एडवांस में कुछ पैसे भी लेता है। लेकिन अब जो लिस्ट थी उनमें से एक स्क्रैप डीलर को इसके ऊपर थोड़ा सा शक हो जाता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस वहां पर पहुंचती, विक्टर वहां से निकल लेता है और फिर वो वहां से भागकर सीधा अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका पहुंचने के बाद फिर वो अपने पुराने धंधे पर लौट आता है, उसी नोट बनाने वाले मशीन पर।
पर और वहाँ लोगों को इसी तरीके से बेवकूफ बनाता है। लेकिन फिर वो सुर्खियों में आता है, उसके पीछे FBI पड़ती है जब ये टेक्सास की पुलिस अफसर को ये नोट बनाने की मशीन देता है और उससे वो $1.23 लाख उस मशीन के बदले लेता है। इतना ही नहीं, ये शिकागो के एक बिजनेसमैन से इसी मशीन के बदले कुछ पैसे ऐंठता है। इस बीच में उसको अमेरिका में ये खतरा हुआ कि पुलिस पकड़ सकती है और जो लोग जिनको इसने ठगा है उनको अगर पता चल गया तो वो लोग मारेंगे। तो उसे लगा कि उसे कौन शेल्टर दे सकता है, कौन पनाह दे सकता है। तो उसे पता चला कि उस वक्त शिकागो का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसका नाम था अल कपोने। उसके नाम का बड़ा दबदबा था। उसने ये भी पता कर दिया कि किसी को अगर बोल दे कि वो अल कपोने का दोस्त है तो उसके ऊपर कोई हाथ भी नहीं रखता था। तो अब विक्टर एक रोज अल कपोने के पास पहुंचता है। विक्टर कहता है कि उसे $50,000 का लोन चाहिए, मैं इसको एक फाइनेंस स्कैम के जरिए इसको डबल कर दूंगा 2 महीने के अंदर और मैं आपको उसके पैसे भी लौटा दूंगा और उसमें जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको लौटा दूंगा। अब अल कपोने को ठगने की हिम्मत तो उस वक्त शिकागो में कोई करने वाला था नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा डॉन था और उसके पास जाकर कोई उससे लोन मांगे और कहे कि 2 महीने के बाद उसको मुनाफा भी देंगे तो अल कपोने ने $50,000 जो है वो विक्टर को दे देता है। तो विक्टर उस पैसों को घर लेकर आता है और घर में एक जगह पर उस बैग को वो रख देता है। अब 2 महीने तक उस पैसे की तरफ वो देखता भी नहीं। ठीक 2 महीने बाद जैसे कि उसने वादा किया तो वो पैसे निकालता है और अल कपोने के पास जाता है, कहता है कि ये आपके $50,000, मैंने 2 महीने का वादा किया था, हालांकि मैंने जो बोला था बिजनेस के लिए जो स्कैम करेंगे तो वो डूब गया, तो उसमें मुनाफा नहीं हो पाया, लेकिन किसी तरीके से पैसा जोड़कर, क्योंकि आपको वादा भी किया था, आपके पैसे मैं वापस लेकर आया हूँ, ये आपके $50,000, ये आप रख लो। अल कपोने उसकी इस ईमानदारी से बहुत खुश हो जाता है। तो अल कपोने उसको इनाम में $5,000 दे देता है कि तुम ईमानदार आदमी हो, और उसके बाद कहता है कि आज के बाद आप मेरे दोस्त हो तो आपको कभी भी कोई भी जरूरत लगे तो आप मुझे कह देना। और यही सिर्फ विक्टर चाहता था कि एक गैंगस्टर का उसके सर पर हाथ हो, ताकि कोई पुलिस वाला या फिर कोई और आदमी उसको धमकाए नहीं। और ये दोस्ती उसने अपनी तिकड़मी दिमाग से कमाई थी। 50,000 लिए, कोई खर्च नहीं किया, 2 महीने सिर्फ उस पैसे को रख लिया घर में और 2 महीने कंप्लीट होने के बाद में वापस दे दिए। 5,000 इनाम भी लिया और भरोसा भी जीत गया। उसके बाद कई ऐसे इंसिडेंट हुए जबकि उसका पीछा किया गया, उसको मारने की कोशिश भी की गई, तो वो अल कपोने के पास पहुंच जाता था, तो अल कपोने उसका शेल्टर बन जाता था। वहां पर एक वक्त ऐसा आया कि उसके दिमाग में जो था कि मशीनें तो उसने बहुत बेची थी पैसे कमाने वाली, अब उसे लगा कि सच में नकली नोट का धंधा करना चाहिए। फिर इसकी एक शख्स से मुलाकात होती है और उस शख्स के जरिए ये नकली नोट के धंधे में लग जाता है और उसके जरिए फिर नकली नोट छापता है और कोरियर कंपनी में कुछ लोगों से मिलकर वो नकली नोट कोरियर के जरिए अमेरिका के अलग अलग शहरों में बेच देता है। इत्तेफाक से कुछ बैंक वालों की नजर पड़ती है, कुछ नकली नोट पकड़ में आ जाते हैं, फिर मामला FBI तक जाता है। अब FBI जो है वो वापस इसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन नाम पता नहीं, हुलिया पता नहीं, और FBI के लोग इसके पीछे तब से है जब से इसने पुलिस वाले को चूना लगाया। करीब 10-15 साल हो चुके थे, लेकिन FBI इसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाई थी। 1930 में इसने एक विक्टर टाउनशॉ नामक केमिस्ट के साथ दोस्ती कर ली थी और फिर इन दोनों ने मिलकर जो असली बिल होते हैं उनको छापने का काम शुरू कर दिया। कहते हैं कि एक वक्त पे अमेरिका के सब बैंक में असली से ज्यादा नोट और नकली की भरमार हो चुकी थी और ये सब विक्टर की वजह से। लेकिन एक रोज टॉम शॉ पकड़ा गया और उसने सारी सच्चाई बता दी पुलिस को। अब FBI उसके पीछे पड़ी, लेकिन अपने पार्टनर की गिरफ्तारी के बाद भी ये FBI को चकमा देकर भागता रहा। ये अपना हुलिया बदल लेता था। FBI ने पूरी कोशिश की लेकिन ये पकड़ा नहीं गया। अमेरिका में एक इसकी गर्लफ्रेंड बनी, उसका नाम बिली था। इसने पूरी दुनिया में हर एक को चूना लगाया, हर एक को धोखा दिया, लेकिन आखिर में इसकी गर्लफ्रेंड ने इसको धोखा दिया। इसकी गर्लफ्रेंड को एक डाउट था कि इसका चक्कर उसके एक दोस्त की वाइफ के साथ चल, तो एक रोज बिली को गुस्सा आया, जबकि उसे मालूम था कि FBI और सारी जगहों पर ये वांटेड है, तो उसने FBI के एक अफसर को फोन कर दिया और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताई कि आप जिसे इतने सालों से ढूंढ रहे हो वो कहाँ पर है। FBI की टीम उस बताई हुई जगह पर पहुंचती है, वहीं पे विक्टर मिलता है और उसे अरेस्ट हो जाता है। पहली बार विक्टर का हुलिया और सारी चीजें FBI देख लेती है। पकड़ने के बाद उसको FBI हेडक्वार्टर लाया जाता है। FBI हेडक्वार्टर में उसको रखा जाता है। अगले दिन इसकी पेशी थी कोर्ट में। FBI की जो बिल्डिंग थी उसके 3rd फ्लोर पर विक्टर को रखा गया था। सुबह नेक्स्ट डे करीब 9 से 10 का वक्त था। लोगों ने देखा कि FBI की बिल्डिंग में आपने बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें देखी है जिसमें जो ग्लास होता है तो उसकी सफाई होती है, तो कुछ लोग क्रेन से या फिर ऐसी चीज से चढ़कर उसकी सफाई करते हैं, शीशों की। तो लोगों ने देखा कि हाउसकीपिंग या फिर सफाई करने वाले जो शख्स रहते हैं उनकी वर्दी में एक शख्स खिड़की साफ कर रहा है। वहां पर सैकड़ों की भीड़ थी और जबकि FBI की बिल्डिंग बहुत बड़ी बिल्डिंग थी तो FBI के लोग भी देख रहे थे कि एक आदमी ऊपर शीशे की सफाई कर रहा है। तो वो धीरे धीरे अपनी सफाई करता है, 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पे आता है, 2nd फ्लोर से फिर 1st फ्लोर पे आता है, फिर ग्राउंड फ्लोर पे आता है। उसके बाद सफाई का सामान उठाता है और FBI के मेन गेट से बाहर निकल जाता है। जिस दिन उसको कोर्ट में पेश होना था, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर इसने FBI की ही बिल्डिंग में जो पता किया कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या होता है, और उतनी ही देर में उसने लोगों को रिझाया। एक सफाई कर्मचारी था, उसको अपने साथ में मिलाया, उसके पास से वो वर्दी ली जिससे लोग ग्लास क्लीन करते हैं, उसके साथ वो सामान लिया, पोछा लिया। सेम वो काम करता हुआ FBI की नजरों के सामने से वो मेन गेट से बाहर निकल गया।
बाद में जब पता चला तो FBI के हाथ पैर फूल गए। लेकिन फिर 27 दिन के बाद आखिरकार विक्टर को फिर से पकड़ लिया गया। दोबारा गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसको 20 साल की सजा सुनाई। उसको 20 साल की सजा सुनाई दी गई थी, लेकिन 1947 में उसकी बीमारी के कारण मौत हो गई। वो अपनी सजा पूरी नहीं कर पाया था। FBI की जो अपनी पूरी डायरी है उसमें इसके बारे में पूरे डिटेल में सब कुछ लिखा है। FBI खुद ही एक जगह लिखती है कि हम दावे से नहीं कह सकते कि इसका नाम विक्टर ही था, दावे से ये नहीं कह सकते कि वाकई चेक रिपब्लिक में पैदा हुआ था, बल्कि दावे से ये भी नहीं कह सकते कि जीते जी इसने कितने लोगों को ठगा है और एफिल टावर जैसी कितनी और चीजें इसने बेची। इस बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये इतना शातिर था और वन मैन आर्मी था, कभी किसी को साथ लेकर इसने काम भी नहीं किया। तो ये थी उस शख्स की कहानी जिसने आईफिल टावर को ही 2-2 बार बेच लिया, जिसने नोट बनाने की मशीन होने का दावा करते हुए बहुत सारे लोगों को ठग दिया। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही मजेदार वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।